गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पी ब्लॉक चैप्टर का 4th लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इसका नाम है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, एसिड किसको बोलते हैं? जहाँ पे H प्लस लगा रहता है उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड उसको बोलेंगे जहाँ H प्लस रहे, नॉन मेटल हो, प्लस क्या हो, ऑक्सीजन हो। किसी भी एसिड में जब ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा तो वैसे एसिड को नाम क्या देंगे? ऑक्सी एसिड देंगे। ठीक है, और वो जो ऑक्सी एसिड होगा वो कार्बन के साथ या कोई भी नॉन मेटल के साथ वो क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल साथ डबल बॉन्ड रहने वाले को हम लोग ऑक्सी ग्रुप बोलेंगे। और उसमें हाइड्रोजन अटैच रहेगा, नाम क्या देगा? ऑक्सी एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो ऑक्सी समझ के ऑक्सी एसिड जहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, लिटरली समझ सकते हैं कि जहाँ पे वैसा एसिड जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद हो तो नाम क्या देंगे? उसे ऑक्सी एसिड देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हो गया HNO3, H2SO4, H2CO3, है ना, सभी ऑक्सी एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ पेरेंट एसिड लेते हैं। कुछ एलिमेंट के हम लोग पेरेंट एसिड लेते हैं। पेरेंट एसिड जहाँ से हम उस एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, उस एसिड के बारे में और भी अलग एसिड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमको उस एसिड से और भी डिफरेंट टाइप का अगर एसिड बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? पेरेंट एसिड को हम लोग जानना जरूरी है, पेरेंट एसिड को हम लोग जानते हैं। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन का पेरेंट एसिड क्या होगा? पेरेंट एसिड शॉर्ट पे पीए लिख दिए हैं तो हो जाएगा, नाम क्या देंगे? H2CO3। ठीक है, नाइट्रोजन का पेरेंट एसिड क्या होगा? तो नाइट्रोजन का पेरेंट एसिड दो होता है, एक होता है इसका इक एसिड होता है और एक होता है अस एसिड होता है। इक एसिड HNO3 और अस एसिड क्या हो गया? HNO। ठीक है, HNO। उसी तरह से हम बात करेंगे, हम कुछ अलग और एलिमेंट का लिख लेते हैं। जैसे हमको फास्फोरस का लिखना हो, है ना, सल्फर का लिखना हो, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फास्फोरस का पेरेंट एसिड क्या होगा? H3PO4 और यहाँ इसका अस एसिड क्या होगा? H3PO3। सल्फर का पेरेंट एसिड अगर इक एसिड की बात करेंगे तो H2SO3 और अस एसिड इक एसिड में H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे H2SO3। कार्बन का एक ही एसिड होता है। अगर किसी एलिमेंट का एक ही एसिड है तो वो ऑलवेज कैसा एसिड होगा? वो इक एसिड होगा। वो ऑलवेज कैसा एक एसिड होगा? इक एसिड होगा। तो कार्बन का ये जो एसिड है इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जबकि इक एसिड और अस एसिड जिसका एक ही एसिड है तो हो गया सिर्फ इक एसिड। कार्बन का एक ही एसिड तो हो गया इक एसिड। चलिए, नाइट्रोजन का दो एसिड होता है पेरेंट एसिड, तो हम इक किसको बोलेंगे उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। अगर हमको इक एसिड देखना है तो हम लोग किसको देखेंगे? हायर ऑक्सीजन।
इसको देखेंगे हायर ऑक्सीजन। अगर उसी तरह से अस एसिड को देखना हो तो क्या देखेंगे, लोअर ऑक्सीजन। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक एसिड में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है तो क्या नाम देंगे, एक देंगे, और ऑक्सीजन की संख्या कम है तो नाम क्या देंगे, एस। यहाँ देखिए ऑक्सीजन संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3, 4 ऑक्सीजन तो हो गया एक एसिड, ये हो गया 3 है तो अस लग गया। फिर यहाँ देखिए 4 तो हो गया एक एसिड, और यहाँ 3 है तो अस है। यानी जहाँ अगर H2SO4 H2SO3 में कौन एक है कौन अस है, तो H2SO4 में ज़्यादा ऑक्सीजन है जबकि H2SO3 में क्या है, कम ऑक्सीजन है। चलिए ये सभी हमारे पेरेंट एसिड थे। अब एक और बचा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन का एक एसिड HClO3 और अस एसिड HClO। फिर वही बात, कम ऑक्सीजन अस लग गया, ज़्यादा ऑक्सीजन में एक लगेगा। तो पहचानने का तरीका है आपके पास कि हम किसको एक मानेंगे किसको अस मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं rules for writing the structure। रूल्स फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर, यानी अब हमको किसी का स्ट्रक्चर लिखना हो या स्ट्रक्चर बनाना हो उसके लिए क्या क्या रूल्स हमारे पास हैं। तो पहला रूल हमारे पास है ठीक है, पहला है सेलेक्ट सेंट्रल आइटम। सेलेक्ट सेंट्रल आइटम, किसको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले सेंट्रल आइटम को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है HNO3, ठीक है, या HCl लिखा हुआ है। अब इसमें से हमको क्या करना है, एक सेंट्रल आइटम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेंट्रल आइटम यानी कहने का मतलब है जैसे कि हमारे घर में जो हमारा मुखिया होते हैं, गार्जियन होते हैं, तो जो हमारे होते हैं वो बिल्कुल सेंट्रल आइटम होते हैं, यानी सेंटर होते हैं वो हमारे, और उन्हीं के चारों ओर हम लोग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी हम लोग जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या है, साइड आइटम है, और वो हमारे सेंटर है, हमारे घर के मुखिया। ठीक वैसा ही हमारे किसी भी एसिड वगैरह में या किसी भी कंपाउंड में हम लोग एक क्या करते हैं, एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। वो सेंट्रल एटम से उस पूरे मॉलिक्यूल के सभी बाकी सभी एटम जो होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। तो HNO3 में और HCl में अगर हमको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है तो हम लोग पहला प्राइड कैसे सेलेक्ट करेंगे वो समझते हैं हम लोग। पहला, ये जो संख्या होना चाहिए वो लिस्ट नंबर होना चाहिए। अगर लिस्ट नंबर नहीं है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, या फिर उसका साइज क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। ठीक है, चौथा बात, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम से कम होना चाहिए, यानी लोएस्ट कह सकते हैं। तो 3-4 बातें हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, लिस्ट नंबर, यानी सबसे कम संख्या हो उस मॉलिक्यूल में, इसके एटम की संख्या क्या होना चाहिए, लिस्ट नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपको ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसे आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज उसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो साइज भी क्या होगा, बड़ा ही होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जब ये दोनों चीज़ हम फॉलो करेंगे, नंबर भी ज़्यादा होगा, साइज भी बड़ा होगा, तो अप्रूपी मेरा ये चीज़ क्या होगा, ये लोएस्ट हो ही जाएगा। क्लियर है? साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वैल्यू कम हो जाता है। चलिए HNO3 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है और नाइट्रोजन की संख्या भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या तो यहाँ पे 3 एटम है, तो ऑक्सीजन 3 एटम है, हाइड्रोजन 1 एटम है, नाइट्रोजन 1 एटम है। मैंने क्या कहा, संख्या क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। तो आपके पास अभी ये दोनों आ चुके हैं कि ये दोनों में से कोई एक आपका सेंट्रल एटम हो सकता है। कौन कौन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब आप खुद बताइए कि हाइड्रोजन का साइज बड़ा है या नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, तो आपका जवाब होगा नाइट्रोजन का साइज क्या है, बड़ा है। इस तरह से यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें तो नाम आएगा नाइट्रोजन का। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को सेंट्रल एटम पहचाना आसान हो गया होगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। यहाँ पे तो दोनों चीज़ बारी बारी से देखेंगे तो दोनों हमारा संख्या बराबर है, हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो लिस्ट नंबर वाला तो मेरा यहाँ से खत्म हो चुका है, तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसका बड़ा, यानी साइज किसका बड़ा, हाइड्रोजन का बड़ा या क्लोरीन का बड़ा, जवाब आएगा क्लोरीन का बड़ा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा बोलो, सेंट्रल एटम क्लोरीन। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं उन्हें सेंट्रल एटम पहचाना आ गया होगा, किसका सेंट्रल एटम कौन हो सकता है। चलो एक दो हमारा आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, चलो बताओ तो बाबू। HClO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, HClO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4, ये तो गए काम से, ऑक्सीजन 4 ये तो गए काम से, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1, तो भाई ये देखो साइज बड़ा यानी सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा, क्लोरीन। तो पहला वाला स्टेप जो है वो हम समझ चुके हैं कि सेंट्रल एटम हमको पहचाने आ गया। अगर किसी को नहीं भी अगर कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेंट्रल एटम अगर हम पहचान लिए हैं तो हम दूसरा काम क्या करेंगे, उस सेंट्रल एटम के चारों ओर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो नीचे पॉइंट सेकंड पॉइंट देख लिखेंगे, draw the valence electron around central atom, अब दूसरा काम क्या करना है, जो सेंट्रल एटम मुझे मिल गया है उस सेंट्रल एटम का क्या करना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मेंशन करना है, यानी वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख डालना है। अगर हम बात करें कि एलिमेंट का मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, पहले हम शुरू करते हैं बोरॉन से, बोरॉन कार्बन है ना, नाइट्रोजन या फास्फोरस है ना, ऑक्सीजन, सल्फर है ना, क्लोरीन, इतना से मेरा काम चल जाएगा। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो बोरॉन के पास टोटल होते हैं 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 2 और 3 आएगा। इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 2 और 4 आएंगे, यहाँ होते हैं 7, तो यहाँ हो गया 2 और 5, यहाँ 15, तो 2 8 5, यहाँ 8 2 6, यहाँ 16, तो 2 8 6, और यहाँ 17 2 8 7। ये जो आपको 7 दिख रहा है बाहर में, ये जो आपको 6 दिख रहा है बाहर में, ये जो 6 दिख रहा है, ये बाहर में 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोरॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
3, 1 2 3 मैंने मेंशन कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 6, 2 2 4 2 6 और 2 2 4 और 2 6 1 7। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख डाला। कैसे लिखा, पहले हमने सेंट्रल एटम फाइंड किया, उस सेंट्रल एटम का हमने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन फास्फोरस का 5, ऑक्सीजन सल्फर का 6 और क्लोरीन का 7। क्लोरीन ही क्यों, पूरे हैलोजन फैमिली का भी 7 होगा, अगर ब्रोमीन रहेंगे तो भी 7, फ्लोरीन रहेगा तो भी 7, आयोडीन रहेगा तो भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट की तरफ हम दिखा दिया। एक बात और, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। हमने लिखा डॉट के रूप में, आप इसे डॉट या क्रॉस किसी रूप में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 लाइन 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। पहला काम, अगर हमको स्ट्रक्चर लिखना है तो पहला काम सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर देंगे। चलिए तीसरी मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। हम इसी कारण धीरे धीरे चल रहे हैं कि आप लोगों को बारीकी वैसे छोटी छोटी चीजें समझ में आए, कि आगे जब लेक्चर बढ़े तो आपको बिल्कुल ये एहसास ना हो कि हम बहुत ही फास्ट चले और मेरा चीज सब कुछ छूट गया। चलिए थर्ड पॉइंट, अगर एलिमेंट मतलब किसी मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल अगर सेंट्रल एटम है, पहले हम लोग चलते हैं साइड एटम की बात कर लेते हैं। साइड एटम, तो साइड एटम, जो भी साइड एटम हो, ठीक है, उस साइड एटम को सिर्फ हम क्या करवाना है, उसका सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन उसको दे देना है। तो साइड एटम का हम लोग सिर्फ क्या करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, ऑक्टेट पूरा करवा लेंगे। ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करवा के उसको छोड़ देना है। तो साइड एटम का सिर्फ ऑक्टेट, ठीक है। जबकि सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट करवाएंगे ही करवाएंगे, ऑक्टेट तो इनकी कंप्लीट होगी ही होगी। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर ये मैक्सिमम कोवैलेंसी तक जा सकते हैं। ये कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी जा सकते हैं। और मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, ये हम पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि किसी एलिमेंट की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी। अगर हम बात आपसे पूछ रहे हैं, आप ओरली बता सकते हैं कि अगर सल्फर की बात करें, सल्फर अगर सेंट्रल एटम है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी आपने देखा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो सल्फर बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 2। तो 2 बॉन्ड तो हो गए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो बना कितने सकते हैं मैक्सिमम बॉन्ड, जरूरत पड़ने पर वो बना सकते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। और सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6, तो सल्फर मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 6, जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा हुआ है। हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये सल्फर है बेटा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए 1 2 3 4। अब यहां पर हमने H लगाया और इस H को मैंने डॉट से दिखाया और एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया। अब बताओ इस सल्फर के पास ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है इसका, जरूरत पड़ने पर ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किस में करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में करेगा। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अब बता सकते हैं आप लोग कि सल्फर यहां पर कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, इस 2 के अलावे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर 2 बॉन्ड तो बना ही चुका है यहां पर। इसके अलावे सल्फर कितना बॉन्ड और बना सकता है, मैक्सिमम और बना सकता है 4 बॉन्ड। तो टोटल सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6। यही बात मैं कह रहा हूं कि जरूरत पड़ने पर
वो अपना इस्तेमाल किस रूप में कर सकता है? बैंक की तरह है, वो बैंक की तरह है। सेविंग कहते हैं, सेविंग पैसा की तरह है। वो पैसा मेरा सेविंग है, हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, उस पैसा का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हम अपने सेविंग वाले पैसा का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, अब इनकम नहीं हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? सेविंग से पैसे को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं अपने घर में। तो ठीक वैसा ही सल्फर भी वैसा ही अपना सेविंग मनी को भी यूज करता है बॉन्ड बनाने में। चलिए आया बात, यानी सेविंग इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में। और सेविंग इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेविंग मनी क्या हुआ? बचा हुआ, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है सर। पक्का समझ में आया सब बच्चे को? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया साइड एटम, ऑक्टेट, सेंट्रल एटम, ऑक्टेट कंप्लीट प्लस मैक्सिमम कोवैलेंसी। चलिए फोर्थ नंबर आते हैं। मैक्सिमम कोवैलेंसी तो हम पहुंच गए सर, है ना। अब आते हैं, अगर कोई ऐसा एसिड है जो कि किसका एसिड है? फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, तो इन द ऑक्सी एसिड ऑफ phosphorus firstly form at least one PO bond। कितने PO बॉन्ड बनाएंगे? एक PO बॉन्ड बनेगा। and then form POH bond। क्या बनाएंगे उसके बाद? हम लोग POH बॉन्ड बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन दी ऑक्सी एसिड ऑफ एनी एलिमेंट we try to form maximum OH बॉन्ड। क्या बनाएंगे? मैक्सिमम OH बॉन्ड बनाएंगे। ये आपके पॉइंट्स में सर, ये किस चीज के पॉइंट थे? ये स्ट्रक्चर बनाने के पॉइंट थे। अगर हमें स्ट्रक्चर आपसे कहा जाए बनाने के लिए किसी भी ऑक्सी एसिड का, तो आप बना सकते हैं इन सभी कंसेप्ट को अपने हाथ में रखकर। लास्टली हम एक बात और बोलना चाहेंगे, नोट पे करके 2 पॉइंट लिख लेंगे अपने पास। नोट पे करके लिख लेंगे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन can never be act as central atom। hydrogen and fluorine can never be act as central atom। क्यों नहीं central atom कर सकता है? because both element have required one electron for getting stability। because both elements have required only one electron। आप देखते होंगे हाइड्रोजन के पास भी बाहर में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसे भी कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और फ्लोरीन के पास भी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसे भी स्टेबल होने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बिकॉज करके लिख लेंगे, बिकॉज बोथ एलिमेंट्स have required one electron for getting stability। आया बात समझ में? तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए। जब 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ज्यादा कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। और भाई 1 बॉन्ड बनाने वाले को हम लोग सेंट्रल एटम नहीं रखते हैं। आता है समझ में?
ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे सेंट्रल एटम में, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, है ना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट्स जो होंगे एक्ट एज सेंट्रल एटम। चलिए इतना पान आपको हम बता दिए हैं। अब इसके आधार पर हम लोग अभी एग्जाम्पल बहुत सारे बनाएंगे सर स्ट्रक्चर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए H2CO3 बनाना होगा स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर? पहला काम क्या, तो लिस्ट नंबर देख लो। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, कार्बन के गो, एगो, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। उसके बाद मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन देखो, तो कार्बन का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 है, तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे H2CO3 है, तो H2CO3 में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड में हमने लास्ट क्लास क्या बताया, लास्ट देखो पॉइंट, इन द ऑक्सी एसिड ऑफ एन एलिमेंट ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड, सॉरी हाँ, OH बॉन्ड यहां से बना दीजिए। और OH बॉन्ड बन गया, उसको बाकी यहाँ पे बना दीजिए, O बॉन्ड लगा दीजिए। ऑक्सो ग्रुप में होने के लिए तो नॉन मेटल का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है, ये है, तो वो बॉन्ड बन गया। और उसको बाकी मैक्सिमम मैंने क्या किया, OH बॉन्ड बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट H2SO4, H2SO4, फिर सल्फर सेंट्रल एटम चुनिए। आपको चुनने आ रहा है, आपका जवाब क्या होगा, सल्फर क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अगर सल्फर सेंट्रल एटम है तो सल्फर का सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ OH बॉन्ड बना दीजिए। क्या करना है, OH बॉन्ड बनाना है। क्या OH बॉन्ड बन गया? क्या अब और भी हाइड्रोजन बचा हुआ है? नहीं। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं? 2। उसके बाद हमने तो बोला ही था कि नॉन मेटल को बना दीजिए, O बॉन्ड बना दीजिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर तैयार हो गया सर। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए H3PO4, H3PO4। अब H3P लग गया, P लग गया तो हमने बोला था कि P के लिए क्या करेंगे, पहला काम P के लिए क्या करेंगे, P। अरे यार कहाँ चल गया P वाला, हाँ। इन द ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस फर्स्ट फॉर्म एटलीस्ट क्या लिखा हुआ है, 1। ये 1 हाईलाइटर भी आप लोगों को कर दिया गया कि आप लोग उसको ध्यान आप लोगों का खींचे, ठीक है। एंड देन फॉर POH बॉन्ड। चलिए तो यहाँ पे P का क्या करेंगे हम, यहाँ पर P के साथ पहले हम लोग एक PO बॉन्ड बना देंगे। तो जितने H लगे हुए हैं यानी जितने H बचे हुए हैं उस H का हम लोग क्या करेंगे, OH बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितने H है, 3। तो कितने मैक्सिमम OH बॉन्ड बन सकते हैं, 3। मेरे ख्याल से सभी बच्चे को समझ में आ गया। किसी का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये तो एक टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में।